नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों, सुनते हैं लेखिका मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी कल और कल के बीच। बारिश की धुली खेजड़ी की पत्तियों के बीच गुजरती हवा की सोंधी महक आ रही थी। आसमान के नीले ताल में नटखट मेघ सूरज से लुका छिपाई खेल रहे थे। बंसी ने दो रस्सियों की गांठ के बीच पटरे को ठीक से बिठाया। देखा कि पटरा ठीक से जमा कि नहीं। थप थप। फिर उस पर हाथ रख मुस्कुराते अंदाज में भौहों को घुमावदार इशारे से पोची से पटरे पर बैठने को कहा। वह अपने नरम नाजुक हाथों से रस्सी थामे बैठ गई। बंसी ने पीछे से ढुलाया, उछाह भरी पींगे भरी। आरोह अवरोह पर उठता गिरता झूला धरती आकाश को समेटने लगा। पोची चहक उठी। अब तो पूरी कायनात इस खेल में शामिल हो गई। घीसी ने दरवाजे से झांका। बाप डिकरी को देख उस पर एक आंतरिक सुखानुभूति की परत छा गई। धप धप करती कजोड़ी या धमकी। हुआ कर बंसी, राम जाने या छोरी किया समरेगी। उसकी आंखों में भी लाड था, पर बोलती तो लगता सुनने वाला जैसे कोसों भर दूर खड़ा है। झूला थम गया। पोची कूदकर उतर गई। धूप में उसका रंग चटक जाता और धूप से वह मलिन हो जाती। उसके चेहरे पर कोई रंग छिपा नहीं रहता। वह खुद पर इतराती। जहां दो घड़ी खड़ी होकर बोलती, वहीं अपनी खुशबू और प्रभाव छोड़ जाती। उसकी बेसिर पैर की बातों से सबका दिल एक अनजानी डोर से बंध जाता। बातों की ऐसी शौकीन कि आपको संगत करनी है, वह खुद बोलती रहेगी। बंसी के अंतस में कितनी अदृश्य परतें छिपी थीं, अभेद में भेद और भेद में अभेद के। पर वह अंतःकरण से ममता के फूटते इस झरने का क्या करे। ये जो मोह का मकड़जाल है, उसे कैसे खींचकर अलग कर दे। बेटी को लेकर उसकी कमजोरी दूर होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। वह उससे जितना दूर जाने का प्रयास करता, उतना ही उसके करीब स्वयं को पाता। वह है भी तो ऐसी, चलती तो रोशनी चलती, खुशी चलती, उम्मीद चलती। जब हंसती तो भेड़ें अपना चारा चरना छोड़ गर्दन घुमाकर एक लड़की का हंसना देखती। बंसी सोचता कि क्या किसी देवता ने इसे हंसना सिखाया है। उसे आश्चर्य होता कि ये कैसे क्रूर लहरों वाले चक्रवात से बची है। पोची गांव कोटरी में एक विलुप्त प्रजाति की जीवत प्राकृतिक फूल है। बड़े बेमन से इस दुनिया में आई थी। रात की पहली पहर थी। मेड़ी में गाय के घी की जोत जल रही थी। पूरा घर गाढ़ी उदासी के गिरफ्त में था। घीसी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। इस गांव में सदियों से बेटी का जन्म एक हादसा था, एक खामोश हादसा। काजौड़ी की प्रौढ़ आकृति पर वेदना की परत छाई थी और आंखों में कठोरपन। प्रसूता के लिए बना शक्तिदायक कूमट भी ज्यों का त्यों धरा था। बंसी एक कोने में निर्विकार बैठा था। उसे लोगों के सामने या भीड़ में बोलते शायद ही देखा गया था। उसका कहीं रहना या न रहना, दोनों सूचना समाचार के बाहर रहता। उसका संवेदनशील व्यक्तित्व स्वाभिमान और खारापन से मिलकर बना था। बेटे से काजोड़ी ने पूछा, थारी काय रूढ़ है? उसके गले से निकले शब्दों में पीड़ा से पसीजती धुजड़ी थी। वह खामोश रहा। समय कठिन था। वह उठकर धीरे से डग भरता घीसी के पास गया। कन्या शिशु नन्हे पाखी की तरफ आंखें खोलकर दुनिया देख रही थी, पर उसने उसे ऐसे देखा मानो उससे कोई रिश्ता नहीं। घीसी का चेहरा रक्तहीन हो गया था। वह गंभीर मुद्रा में थी, न मुस्कुराई न शर्माई, जैसा कि आमतौर पर बेटा जनने पर माएं करती हैं। रुक रुक कर उसकी आंखों से आंसू टपक जाते। काजौड़ी ने चिंता के शिकंजे से खुद को बाहर निकाला। बीनड़ी को सख्त हिदायत दी, डिकरी जड़ी है तो चूड़ो कड़िया उतार राख दे। रात ज्यादा नहीं हुई थी, पर ढली हुई रात का गुमान हो रहा था। मृत अतीत और अजन्मे भविष्य के बीच इस पल की सच्चाई पर सर्वस्व स्वाहा करना, ऐसे रीत की विधाता ने रचना ही क्यों की। भय से पिंड छुड़ाने के लिए बंसी ने गर्दन झटक कर चारों ओर देखा और धीरे से बच्ची को उठाया। एक अनजानी से अनुभूति हुई। उसका स्पर्श सघन हो गया। वह मोहासन्न सा अपलक उसकी ओर देखे जा रहा था। अंदर बहुत सी लहरें चल रही थीं। उसने धीरे से उसका माथा छू लिया। उसे लेकर घर के पिछवाड़े गया। अथाह अंधेरा, सपाट और भयावह। वह जाने किस मोहपाश में बंधा खड़ा रहा। बच्ची की सांसें धड़क रही थीं। छूटेंगी, बस अब छूटेंगी। दुविधा और निराशा में डूबते उतरते तटस्थ रहना कितना दारुण था। जाने कैसे उसके अंदर का गोला बारूद पानी से भीग गया।
शिकारी खुद शिकार हो गया। वह बच्ची के साथ लौट आया, उसे बिस्तर पर रखा। तकिया टेढ़ी पड़ी थी। उसने सिरहाने को थोड़ा व्यवस्थित किया तो देखा कि उसके नीचे एक पुराना लाल रंग का फूल है। उसने चुपचाप फूल को जस का तस छोड़ दिया। अभी झाझर के का अंधेरा मिटा नहीं था। पूरब दिशा में हल्का हल्का उजास दिखने लगा था। एक आध पंछी सुबह की जिरह शुरू कर प्रकाश का इंतजार कर रहे थे। उजास ने अपने पर से एक परत उतारी थी कि बाहर जोर से सौकल खड़खड़ाई। बंसी के सिर से पैर तक एक आशंका की लहर दौड़ गई। बंसी, ओए बंसी। बंसी ने दरवाजा खोला। सामने गांव का सरपंच हजारी खड़ा था। उसकी आंखों को कुदरत ने ऐसा गढ़ा था कि उसकी शक्ल पर कोमलता आ ही नहीं सकती। उसका पोपला चेहरा मूंछों से ढका रहता। गांव का सूदखोर हजारी मल खड़ा था, जिसका पुश्तैनी कर्जा वह आज तक उतार नहीं पाया है। हजारी यूं तो बातों में खूब अपनापन दिखाता है, लेकिन उसे मूल चिंता अपने सूद की रहती है। शायद वह नहीं चाहता कि वह कर्जा चुकाने में आनाकानी करने लगे। इसलिए उसकी राय थी कि वह इस लड़की से अभी छुटकारा पा ले, फिर मोह जाग गया तो तय करना मुश्किल होगा। हजारी ने बंसी को देखते ही बनावटी अपनापन और आंखों में उलाहना लाते हुए कहा, काई बात है बंसी, 2 दिन बीत गया, अथू हाल हाल छोरी ने घर में लिया बैठो है, इड़ने ठिकाने लगाई कोनी। बंसी ने सिर झुका लिया। हम में लागो आ थारे बसरी बात कोनी। जे थारे हाथ सू ओ काम नहीं होवे तो कुदरत रे हाथ सौंप दे। घर रे पिछवाड़े सूनी नाख दे, भूखी तीसी खुद ही शांत हो जावेली। अर्थने मारण रो पापा ही नहीं चढ़ेला। अपनी जेब से डिबिया निकाल तंबाकू सूंघा। एक जान को खत्म करना उसके लिए कोई अहमियत न थी। पीछे से कुटिलता से मुस्कुराता हुआ छीतरा पहुंचा। हजारी ने अपना धर्मराज वाला फैसला सुना दिया। जीवे जदताई तो जिनगाड़ी में आछो बुरो चोच लो तो करणो ही पड़े। छीतर ने भी सहमति जताते कहा, गिरस्ती रो भंवर जाल है, नहीं पीछो छूटे और नहीं मुक्ति मिले, कहीं कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं। बंसी ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। वह सुन कहाँ रहा था। बंसी भलो और बंसी रो मौन भलो, बेचारो गूंगो काई बोले। बंसी खामोशी रहा। हजारी ने भी जैसे आखिरी फैसला सुना दिया। जे डिग्री राखण और पालन रो इत तो शौक हवे तो घर राय अंजर पंजर और खेत खल्ला तो महे बेचना ही पड़ेला। बाकी थू थारी सोच लीजिए। उसे चेतावनी देकर दोनों लौट गए। बंसी का मन कच्चा कच्चा हुआ आया। वह नैराश्य निरुपायता और चिंता में घुटने लगा। काजोड़ी बाहर आकर चहलकदमी करने लगी। बेटे को देख बोली, थोड़े बारे पग फेरो कर लेऊं कि जीव से सुराई वे जावे। उसका स्वर किसी भावहीन उद्गम से निकला। बंसी को याद आया कि उसके कच्चे घर में तेज अधड़ आता तो माउड़ी किस तरह बदहवास हो जाती। छप्पर उड़ जाएगा तो मुफलिसी सबके सामने फटाफोल। वह कोई भारी चीज टीन के छत पर रख देती। काश उसे भी कोई ऐसी चीज मिल जाती। ऊपर से सम शांत धीरे धीरे चलने वाला गांव कोटरी के तल में असंख्य तूफान जागे सोए थे। लोगों की सोच एक तयशुदा खांचे में ढली हुई थी। जाने कौन सी अवचेतन शक्ति थी जिससे बंसी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। शायद वह शक्ति ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। कहीं न कहीं भगवान जरूर हैं जो बंसी से बातें करने की जिद पर अड़ गया है। दिल और जेहन की इस जंग के बीच दिन बीत रहे थे और बच्ची बेखौफ बड़ी हो रही थी। उसकी आंखें तरह तरह की करतब दिखाती। पिता को देखते ही वह गूंगू की आवाज करने लगती। बंसी हंसना चाहकर भी हंस नहीं पाता, रोना चाहकर भी रो नहीं पाता। बच्ची घर की जिंदगी बनती चली जा रही थी। घीसी उसके कामों में ऐसे तल्लीन रहती कि चेहरे पर हक नाहक भूत भविष्य की चिंता दिखाई नहीं देती। दिन भर के काम के बाद वह रात को इतनी गहरी नींद सोती कि उसे जगाना मुश्किल हो जाता। काजोड़ी दादी बनकर एक बार फिर मां बन गई थी। सांझ को दिया बाती के समय हजारी ने उसे बुलवा भेजा। वह हाथ जोड़े उसके सामने हाजिर। छोरी ने हाल गैले में लिया बैठो है। अपने धुर देहाती सीधेपन और भीरुता से वह भीतर भाव को छिपाने लगा। काई मिनक है थू, थरे सु पार नहीं पड़े तो ला महे ने सूप महे कर दे, 2 मिनट लागसी खलास करण में। बोल भाया, क्यों घर में छोरी पालने खुदरी नींद हराम करी जावे। थोड़ा रुककर फिर बोला, आज छोरो हुओ हो तो घर में ढोल बाज तो बधाया बढ़ती।
डीकरो खानदान रो ना उजाले। बंसी सवालों से जूझता लौट आया। एक गहरी उत्तेजना उसमें भरती जा रही थी। जो भी हो वह आज उसे खत्म करके ही रहेगा। एक दबाव था जो क्षण प्रति क्षण बढ़ता जा रहा था। जब घर में घुसा तो सन्नाटा था। झींगुरों की च्यों च्यों सुनाई पड़ रही थी। वह सीधा बच्ची के पास गया। देखा कि घीसी चुपके से दीवार से कालिख लेकर उसको टीका लगा रही थी। नजर न लगे उसे, वह मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे आशीष दे रही हो। यह बड़ी टीस और सुकून भरा क्षण था। रीत की छड़ी उससे उठक बैठक नहीं करवा सकी। वह फिर एक ऐसे दोराहे पर आ पहुंचा जहां से कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी। वह समझ नहीं पाता कि इस रस्साकशी से बाहर कैसे निकले। विचार जाल में उलझा। वह अकेला अपने भेड़ बकरियों के साथ पड़ा रहता। ढोर डांगर चराने में उसका जी नहीं लगता। पर जब भगवान ने यही रोजी रोटी बांट रखी है तो वह क्या कर सकता है। रेतीला सोख इलाका, थोड़ी बहुत बारिश, फिर आजकल की स्थिति, फिर अकाल की स्थिति। उसका बाप गणपत कहता, पग पुंगल धड़ कोटड़े, बाहु बायडमेर, भूलियो चौको बीकपुर, ठाओ जैसलमेर। अक्सर अकाल की त्रासदी झेलते उसका पूरा परिवार मालवा तक जा पहुंचा। हालात ने सुख दुख के साथ समझौता करना सिखा दिया था। स्थिति कुछ ठीक होती तो वे वापस अपने गांव लौट जाते। यहाँ आते ही क्षितिज ऊंचा हो जाता, सीमाएं फैल जाती। जो सुख इस मिट्टी में, जो खुशबू इस हवा में, और जो सुकून अपने माहौल में होता है वह और कहीं नहीं। तब रंग बिरंगी पगड़ी बांधे गणपत अपने वाद्य पर लंगूरिया, बारामासा और जाने क्या क्या गाता। उनकी आवाज में बहुत मिठास थी। वक्त की चालनी में सब खत्म हो गया। बमुश्किल एक दिन कर 3 महीने बीते और पुछ पुछ करती बच्ची पोछी बन गई। करवटें बदलने लगी, हंसना सीख गई। खिलखिलाती तो जैसे मंदिर की सैकड़ों घंटियां एक साथ बज उठती। किसी की दुनिया उसी के इर्द गिर्द सिमट आई थी। घर को सिर पर उठाए रखने वाली काजोड़ी एकदम शांत हो गई थी। बंसी सरहद की कटीली बाढ़ के पास रेगिस्तान नाप रहा था। वहां जो कुछ काम मिलता उसे अपने झोले में डाल लेता। साए साए करती गर्म हवा और उड़ती धूप से वाच टावर धुंधला सा आभास देता। जाने किधर से छीतर आ पहुंचा। उसकी आंखें बोझिल थीं और चेहरे पर खुखार लगने वाला भाव। राम राम भाया, तू तो नेम कायदो ही भूल गयो है। मारी सुन, अबार ई चेत जा, आ बाता में घड़ो लुगाया रे। मुंडा सामी नी देखड़ो, मरद है तो थोड़ी हिम्मत राख। बोलने के साथ उसके मुंह से दारू का भपका उठा। अपने किसी व्यवहार से बंसी प्रकट नहीं करना चाहता था कि उसके मन में एक झंझा चल रही है। वह क्या जवाब देता। वाड़ी मन से छोटी होती है, वाड़ी परिमित है और मन अपरिमित। वह बिना कुछ कहे लौट आया। रास्ते भर पोची को मारने के तरह तरह के उपायों पर दिमाग खपाता रहा। बेहद थका घर पहुंचा। उसका अंग रखा धोती पग रखी धूल ओढ़कर मटमैली हो गई थी। उसके तन पर ही नहीं, मन पर भी धूल की एक मोटी परत जमी थी। झोले के एक कोने में रखा ही था कि काजोड़ी आ गई। आ गयो बंसी। उसने झोला खोलकर देखा। उसमें बुझे बम के टुकड़े, बंदूक की गोलियां, शीशे के टुकड़े आदि थे। देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। आज फेर गयो थू बॉर्डर कानी। महे थने कितनी दफा मना कियो, पण थू नी माने। कीड़ी दिन पाकिस्तानी गोलीबारी फंस गयो तो जावेला जानसू। घीसी पीतल की थाल में खिचड़ा और छाछ ले आई। तखत पर रखकर बोली, आरोगो। लाडी ने थारे वास्ते छाछ जमीन में गड़ देवली। ठंडी हवे, दिन में सूरज अगन उगले। कजौड़ी ने कहा। बंसी को न भूख लगी थी न प्यास। वह सीधा पोची के पास जा पहुंचा। उसके अबोध मुख पर अनुपम भोलापन दुबका था। लेकिन अभी वह एक बेरहम बाप था जो कत्ल करने पर उतारू था। फिर उसका कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। झटके से गला दबाने झुका। उसे झुकते देख पोची किलकारी मारकर हाथ पांव मारने लगी, जैसे उसकी खुशी का पारावार नहीं। वह गुम सा गया। उसके भीतर मानो पत्थरों से फूटकर कोई छोटा सा शीतल सोता निकल आया। उसकी अजीब सी हालत हो गई। पोची के अस्तित्व को लेकर ग्रामवासी प्रश्नाकुल रहते। दबाव उस पर चढ़ा आ रहा था। तरह तरह के सवालों से परेशान हो जाता, बच बच कर बोलता। घर के तीनों प्राणियों के बीच एक मौन समझौता विकसित हो गया था। किंतु घीसी कभी न पूरा विश्वास कर सकी न अविश्वास। घटने पर आए तो कुछ भी घट सकता है। कजौड़ी के चेहरे में ऐसी गुंजाइश थी कि वह मन की बात छिपा लेती, लेकिन घीसी के लाख छिपाने पर भी
दुख का कोई कतरा उसकी आंखों में दिख जाता। समय रुकता कहाँ है। पंच तत्व की यह दृष्टि बड़ी होती जा रही थी। प्रकृति बिना शोर मचाए फूल खिला रही थी। पोचीना के हाट में बंसी रोजमर्रे की खरीदारी करने गया था। इधर उधर रबड़ता उसे हर फूल दिख गया। वह बीड़ी फूंकता उसके सामने आ खड़ा हुआ। राम राम बीरा, लागे थारी माली हालत ठीक कोनी। इड़कल जुग में डीकरी पालण सू कीड़ विध निभाव होसी। थारे सू वो काम नहीं होवे तो आ काम महे कर दूला। अब के शनिवार ताई त्यारी राख। बेड़ी फेंक वह दंदनाता निकल गया। बंसी के भीतर एक गुबार सा उठा। ये कैसी दुनिया है जो दुनिया भर के झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, ठगी पर चुप रहती है, मगर बेटी पैदा होने पर फन निकालकर फुफकारने लगती है। उलझनों और दुविधाओं के अनगिनत परिधियों वाले एक वृत्त ने उसे घेर लिया। किसी प्रारब्ध के पुण्य फल से पोची मरने से बचती चली जा रही थी। चलना सीखते ही दौड़ने लगी, उन्मुक्त होकर दौड़ती, जैसे बेवक्त आगे निकलकर पाला छू लेना चाहती। उसके संगी साथी पीछे से चिल्लाते, पोची इतनी उतावली मत भाग। मुरली, माल्या, बद्री के बालेचित जीवन में एक मजेदार इजाफा हुआ था। वे उसके स्वागत के लिए अधीर रहते। आंकड़ा, खेजड़ी, कीकड़ के पेड़ भी गर्दन ऊंची कर उसकी प्रतीक्षा में खड़े रहते। हवाएं इस अजनबी को देखकर कानाफूसियां करने लगती। गांव ढाड़ी में पोची के लिए दिलचस्प चीजों की कमी न थी। हर चीज दर्शनीय थी, जिसे वह खुशी मिश्रित आश्चर्य से देखती। उसकी आंखें और हाव भाव कुछ ज्यादा ही बड़बोले थे। उसके ललचो चेहरे की कांति, तिस पर ताजा बयार सी हंसी सबको खूब भाती। वह उन्हें एक नई दुनिया में प्रवेश करा रही थी। अपनी जहालत और कूढ़ मगज जहनियत से पीटते हारते ग्रामीणों को इस सुख का अंदाजा ही न था। इस देश के लिए यह एक ऐतिहासिक घटना से कम महत्वपूर्ण न थी। गांव के सारे रास्ते पोची को मालूम हो गए। वह इन रास्तों की इतनी अभ्यस्त हो गई कि उनमें किसी पर भी आंखें बंद कर चल सकती थी। हजारी का ऊंट ईंधन लेकर उसके घर आया था। वह उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंची। वह ऊंट बैठने की क्रिया को ध्यान से देखने लगी। उसके चेहरे पर जिज्ञासा की चमक जल बुझ रही थी। ऊंट अगले पैर मोड़कर धब्ब से बैठा तो उसे लगा कि उसकी पीठ पर लदा सामान नीचे गिर जाएगा। वह डर से पीछे हट गई। ऊंट के बैठते ही फिर सहज हो गई और उसके गर्दन की रंग बिरंगी फूंदने रस्सियां कुतूहल से देखने लगी। ऊंट अपना निवाला चबाकर पेट में उतार रहा था। उसके चेहरे पर तितली सी मुस्कुराहट मंडरा रही थी। ये मनभावन नजारा हजारी और उसकी लुगाई गूंदी बड़े अनुराग से निहार रहे थे। उन्हें लगा ये अभी अभी आसमान से उतरकर धरती पर आई है। एतुत मडराती पोची सारे झाड़ झंखाड़ों को पहचानने लगी। बेर के दरख्तों पर चढ़ जाती। नवेली जैसी फुर्ती उसे दादी से विरासत में मिली थी। वनस्पति का पत्ता पत्ता उसकी अलमस्ती में झूमने लगता। धूप उसकी खिलखिलाहट में शामिल हो जाती। रोने, रूठने, हराने या किसी भी तरह की नाकामियों से उसका हौसला पस्त नहीं होता। उसकी उपस्थिति जितनी स्वाभाविक होने लगी उतनी ही जरूरी। काई बात हुई? पोची आज दिखी कोनी? हजारी ने पूछा। पोची बिना थारो जीव नी लागे काई? गूंदी ने भी प्रश्न किया। एडी बात तो कोनी। हजारी का स्वाभाविक भाव छुपाए नहीं छुप रहा था। खा मारी सौगन? पोची थने अच्छी ना लागे? सौगन री इड़ में कोई बात अच्छी नी लागे जेड़ी कोई बात कोनी। क्यों झूठ बोले रे? महे सब जाड़ू। इंसान उस समय कुछ अधिक बता देता है जब वह कुछ छिपाने की कोशिश करता है। गूंदी स्नेह से ठिठक कर उसे देखने लगी। क्या ये वही मिनक है? बर्फ सा जमा यकीन पानी में तब्दील होने लगा। सीप के साँचे में उतरने पर समुंदर का खारा पानी भी मोती बन जाता है। एक अनहोनी की तरह पोची वहां के जीवन में समाती चली गई। शाम के डूबते सूरज की लाली आकाश में ठहर गई थी। उनसे लाल किरणें झर रही थीं। ऐसी ढलती शाम घीसी को किसी गहरे सुकून से भर देती है। उसने अंगड़ाई ली और अपनी थकान को झाड़ने की कोशिश की। उछलती कूदती पोची वापस घर लौटी। लगा कि कोई परिंदा एक जमाने के बाद दुख तकलीफ से भरे सफर से निजात हासिल कर अपने घोंसले के करीब पहुंचा है। वह उसे देखने लगी। उन आंखों में प्यार, सुरक्षा और ढेरों ख्वाब थे। पोची चुप बैठना न जानती थी। न जाने कितनी बातें उसके दिमाग में खुटपेच मचाया करती। सहसा घर में उसे एक छोटी सी टोकरी मिल गई।
और एक फटी पुरानी लुगड़ी। फिर क्या था, वह बाहर निकली, तरह तरह के पत्तों, जंगली घास, कंदमूल आदि से अपनी टोकरी भरी, फटी लुगड़ी ओढ़ी और सिर पर टोकरी रख मिस्री मालड़ बन निकल पड़ी। वही अंदाज, वही आवाज और वही रफ्तार। इस कौतुक को देखने जल्दी ही बच्चों का दल उसके पीछे लग गया। सब्जी वाली की सूरत में पोची ने उसके लिए मनोरंजन का सामान पैदा कर दिया। वे मृग मृष्णा में हकीकत का मजा लेने लगे, नकल में असल की सूरत देखने लगे। पोची की चाल और मस्तानी हो गई। शान से वह एक एक घर पर जाकर आवाज लगाती, ताजी साग तरकारी ले लो, कांदा काचरी सांगरी ले लो। घर से लोग लुगाई निकलकर बाहर आ जाते। पोची के बालोचित मुख पर ऐसी स्वाभाविकता होती कि क्या मजाल कि किसी को हंसी आ जाए। कोई कहता, मने कांदा चाहिए। वह जमीन पर कुछ कांदे का प्रतीक जंगली वनस्पति रख देती। उसी तरह उसे ठीकरी कंकरों के पैसे देकर खरीदारी हो जाती। इस ढंगढौर में उसके बालों की लटें उसकी आंखों पर झूलने लगती। अपने नन्हे गुदाल हाथ से वह लटें पीछे करती, पर लटें फिरा जाती। पर दोनों पक्षों की सौदेबाजी में कोई चूक न होती। इस सौदे में लोग असली सौदे से कहीं ज्यादा लुफ्त उठा रहे थे। वे किसी न किसी बहाने उसे रोके रहते, बातें करते। उसकी बाल सुलभ संकेत, गति, चेष्टा और निर्दोष मासूमियत उनके हृदय को स्पर्श करती। यद्यपि उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था, तब भी वे उसे अपने पास रखना चाहते, देखना चाहते, छूना चाहते। धूप तेज हो गई थी तथा हवा भी गर्म होने लगी थी। बंसी बाहर जाने की तैयारी में था। वह घीसी से बोला, थारे पीहर वास्ते कोई समाचार वे तो बोल, थारी मावड़ी ने खबर कर देऊं। नी समाचार तो खास कोनी, कोई मिल तो बता दे ठीक सू। तो माहे चलूं? जावड़ो जरूरी है काई? कजौड़ी ने पूछा। तहसील में जमीन जायदाद रो मसलो है, जावड़ो तो पड़सी। जीसा महे भी थारे साथ चलस्यू, ठुनक्कर पोची बोली। आज नहीं फेर कदे। भला पोची कहाँ मानने वाली थी, जिद पर उतर आई। जिद मत करी बेटी, पाछो आओ तो थारे सारू जलेबी लेव तो आवलो। वह उसकी पीठ दबदबाता निकल गया। बाहर गर्मी ऐसी प्रचंड मानो आसपास भट्टी सुलग रही हो। पोची का जलेबी की तरफ मन लगा हुआ था। उस ख्याल से गुदगुदी हो रही थी, जीसा जलेबियां जरूर लाएगा, पीली और रस भरी। उस स्वाद को याद कर उसके मुंह में पानी भर आया। लालसा और भी तेज हो गई। घीसी रसोई के काम संवारने में लगी थी। लोग की खौफ से बच्चे घरों में कैद। पोची क्या करे? कुछ देर बैठी, फिर उठ खड़ी हुई। बेसब्री बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे से दरवाजे से झांका। दादी कमजोर आंखों पर जोर डालती गुदड़ी सी रही थी। पोती को दरवाजे से झांकते अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया। सख्ती से बोली, आवार बारे मत निकल डीगरी, घड़ो तावड़ो है। पोची की आजादी में बाधक बनना ही दादी का काम था। लेकिन पोची कहाँ मानने वाली थी। वह तो दादी की आंख बचाकर सरक जाने की युक्तियां सोचने लगी। जैसे ही काजोड़ी गुदड़ी सुवा रख कर उठी, मौका पाकर छलांग लगा भाग निकल। वह बस अड्डे की ओर बढ़ी जा रही थी। दूर दूर तक नजरें दौड़ा रही थी, पर उसके जीसा का कहीं नामो निशान नहीं। चिलचिलाती धूप में चलती रही। कुछ थक गई तो मायूस होकर खेजड़ी के नीचे बैठ गई। अपने जीसा की राह देखती रही। एक दो उठ जाते दिखे, पर जीसा आ क्यों नहीं रहा है। कई बार भ्रम हुआ कि वह आ रहा है, मगर एक पल में उसका भ्रम टूट जाता। रह रहकर मिलिट्री की एक आध गाड़ी निकल जाती। वह उठकर फिर चलने लगी। उसके सामने दूर तक रेत और रेतीले टीबे थे। दिग्भ्रमित, दिशाहीन रेगिस्तान हर तरफ से उसे एक सी ही नजर आता। उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। बंसी का कोई अता पता नहीं। दूर कहीं सन्नाटे को चीरती तीखे स्वर में एक टिटहरी टीटी करने लगी। पोची न कुछ सोच पा रही थी, न समझ पा रही थी। जमीन का जर्रा जर्रा बदला हुआ था। उसके जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। सुर्ख चेहरा खौफज़्यादा हो गया। केवल दहशत ही दहशत। बचाव का कोई रास्ता नहीं। उसका सिर घूम रहा था। होठ सूख गए थे। पूरी कंठनली सूख गई थी। उसके दोनों गालों पर आंसू ढुलक आए। दर्द का साया लहरा रहा था। झोले में जलेबी लिए बंसी बस से उतरा तो उसे लगा कि पोची को देखे सदियां बीत गईं। उसे देखने की तड़प सी हो रही थी। इस ख्याल से उसकी चाल तेज हो गई। गेंदामल प्याऊ से पानी पीकर मुड़ा तो उसे बंसी दिखा। भाया पोची थारे साथे कोनी काई? ना, बंसी ने जवाब दिया।
थारे साथे नी तो अबर है कठेवा, उसने आश्चर्य से कहा। देख रे, एड़ो मुंडो मजाक मत कर मारे सू। गांव में ही वेला छोरी, चाल आपा देख। बंसी के चेहरे पर तनाव आ गया, होठ अनजाने भय से कांपने लगे। ना भाया, मजाक को नहीं करूं। गांव में ही होगी डिग्री। चले मैं देखूं। बंसी का मन भंवर में गोते खाने लगा। गांव पहुंचा तो देखा घर के बाहर लोग जमा थे। उनके चेहरों पर सन्नाटों की आड़ी तिरछी रेखाएं पढ़कर वह आशंकित हो उठा। एक घबराहट के ज्वार ने उसे अपनी जद में पकड़ लिया। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। आपाधापी में तरह तरह सवाल जवाब और सबकी अपनी अपनी राय। जोरों से पोची की खोजबीन हो रही थी। छीतर घबराया लौटा। चौपाल ताई देखायो, खेत खैलो एक एक जिग्या संभाल लीवी, छोरी रो कठई पतो कोनी। उसकी आवाज भय से भरचक थरथराई हुई थी। चारों ओर चिल पौ मच गया। बंसी की धड़कनें पंचक्की हो गईं। कितनी ही बातें उसके दिमाग में घूम गईं। आशंका से लदा अंदर गया। वहां खामोशी पूरी निर्ममता के साथ कब्जा किए हुई थी। घीसी ओढ़नी में मुंह दाबे चुपचाप फूट फूट कर रो रही थी। इस बेआवाज रुलाई में चीख कर रोने की भरपूर ताकत थी। उसे लगा धरती डोल रही है और उसके साथ उसका पूरा वजूद डोल रहा है। काजोड़ी ने बेटे के कंधे पर ढाढ़स का हाथ रखा। छोरी मिल जावे तो घटियाली मंदिर में प्रसाद चढ़ाव लूं। स्वर में दिलासा की गाढ़ी भाषा थी। वह उसी तरह उबलता लहू लुहान बाहर आया। वहां स्थिति में सनसनाहट थी। सब मलान अवमानित पड़ा था। हर जगह वीरानी छाई थी। आकाश चुप, हवा चुप, पत्ता भी नहीं हिल रहा था। पोची के बिना गांव सूना लग रहा था। हर दिल हर धड़कन में पोची का नाम था। उसका लुभावना चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। सबका मन भराया, रुलाई सी फूटने को आई। बंसी पागलों की तरह इधर उधर तलाशता भाग रहा था। लोगों ने गांव का चप्पा चप्पा खोज लिया, लेकिन वह तो कहीं नहीं, कोई सुराग नहीं। सांप के फन की तरह सच्चाई अपना पंजा कसे जा रही थी। अब क्या हो, कोहराम मच गया। इसी बीच भीड़ के एक छोर पर एक और ही कानाफूसी शुरू हो गई। बंसी छोरी ने कठित ठिकाणों लगा देवी, अबे मुंडो लटकाए ने नौटंकी करे। चीतर ने गुस्से से जमीन पर जोर से थूक कर कहा। इस विश्वासघात पर सभी बंसी को धिक्कारने लगे। वह अपराध बोध से धंसा जा रहा था। उसमें न सफाई देने की और न विरोध करने की ऊर्जा बची थी। उसके तंतु जाल सुन्न हो गए। पूरी देह पसीने से तर थी। तभी धूल उड़ाती पुलिस की जीप आ गई। भीड़ देखकर रुकी। एक सिपाही उतरा। थारे में सरपंच कौन है? हजारी सामने आ गया। और बंसी कौन है? अब बंसी की बारी थी। थारे वास्ते थाने सु संदेशो लायो, आबार राबार चलो। आनन फानन में हजारी और बंसी सिपाही के साथ जीप पर सवार हो गए। भाग थाड़े, मांगी लाल ने कहा तो सारा गांव थाने की ओर दौड़ पड़ा। घीसी और कजोड़ी सोनी आंखों से लोगों को जाते देख रही थी। थाने पहुंचकर जीप रुकी। थानेदार बाहर खड़ा था। बंसी को देखते बोला, थाड़े थोड़ी घड़ी शर्म नहीं आवे, छोरी ने एकली छोड़ दी मरण सारू। अपना गुस्सा उस पर उतारने लगा। बंसी के प्राण निकले जा रहे थे। उनने भाग में जीना लिखो हो सो बचगी, सैनिका ने छोरी घेरा में रोती भटकती मिल गई और उनने आपरो निगरानी में उठा ले आयो। बंसी के प्राण लौट आए, किंतु वह अब भी विकल था। हजारी की आंखों में आंसू थे। जीप में थानेदार के साथ बंसी, हजारी और 2 सिपाही बैठ गए। बंसी जल्दी से जल्दी पोची के पास पहुंचना चाहता था। रास्ते भर चुप्पी छाई थी। खीप की झाड़ियों के पीछे सूरज डूब रहा था, लेकिन अभी उसकी लालिमा शेष थी। जीप अब सैनिक छावनी पहुंची। उस वक्त फौजी जवान पोची के बातों का आनंद उठा रहे थे। उसके सामने खाने की थाल रखी थी। गालों पर सूखे हुए आंसुओं के निशान थे, पर वह आश्वस्त थी। बंसी उस पर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। पिता को देखते ही पोची उनकी ओर दौड़ी और उनसे लिपटकर शिकायत की, आवण में इतनी देर क्यों लगाई? अचानक खो दिया संसार फिर से उसके पास लौट आया। उसकी खुशी की सीमा न थी। उसने उसे अपनी बाहों में कस लिया और चूमता रहा। हजारी के चेहरे पर कष्टों को विदा करने वाली कोमल मुस्कान थी। बंसी नरपत्री पुण्याई सु छोरी बच गई। थानेदार, सैनिक, सरपंच के सामने अभिभावक की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। सबकी निगाहें बंसी और पोची पर थी। हादसे ने उनका चेहरा पारदर्शी बना दिया था। मौजूद सभी जन मुस्कुराए, पूरे बदन से मुस्कुराए। अपने जीसा की गोद में बैठी पोची वापस गांव लौट आई। प्रश्नचित्त हवा बेरोक टोक बह रही थी। पोची के बाल उड़ रहे थे। गांव की फिजा बदल गई थी। रुख बदल गया था। सब गदगद थे।
सबका हृदय उछल रहा था, सबकी आंखें सजल थीं। काल की गति अति सूक्ष्म है। कल और कल के बीच एक नए भाव का आविर्भाव हो रहा था, एक नई प्रवृत्ति जन्म ले रही थी। अभी आप सुन रहे थे लेखिका मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी कल और कल के बीच। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।